जब भी हम ये सुनते हैं सन्यास या आप कह सकते हो वैराग्य, तो हमको ऐसा लगता है कि किसी ना अजीब बात हो रही है थोड़ी सी, और शायद नीरसता की बात हो रही है, ऐसा माहौल बनाया गया है, क्यों पता नहीं। पर सत्य कुछ और है। सत्य है कि बिना सन्यास के, बिना वैराग्य के आपको कभी जीवन में सफलता मिल ही नहीं सकती। जब सफलता का नाम लेते हैं तो हमारे चेहरे पर थोड़ी रौनक भी आती है, थोड़ी खुशी भी आती है, पर सन्यास की बात सुन के ऐसा ही लगता है कि वो जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि भाई जिसने अपना काम वाम छोड़ के मतलब ऐसे ही चले गए, उसको हम सन्यास मान लेते हैं। पर वास्तव में उसके पीछे जो लॉजिक है, अगर आप उसको ध्यान दोगे कि छोड़ा उन्होंने कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो वास्तव में सन्यास लेते हैं वो कहीं ना कहीं उस सत्य, उस ईश्वर की तलाश में है, और चूंकि उनका एक गोल है, एक लक्ष्य है, एक तलाश है, तो बाकी चीज़ों को सन्यास मतलब बाकी चीज़ों से अपना मन हटा के बस एक तरफ मन लगा दिया है, एक तरफ ध्यान लगा दिया। जैसे सूर्य की जो रोशनी है, और उसको अगर किसी जो लेंस होता है ना उसके थ्रू जब हम निकालते हैं तो एक पॉइंट पे लग जाती है, तो कुछ समय बाद ना वो आग लगा सकती है। क्यों? क्योंकि वो फोकस हो गई है, सारी ऊर्जा वहीं चली गई है आपकी। तो वही सन्यास है, जब आप दूसरी चीज़ों से हटाकर अपना एक गोल है उसके ऊपर ही लगा देते हैं, लगातार एक के ऊपर, तब फिर वो चीज़ आपको हासिल होती है। कितना समय लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन द गोल, जितना बड़ा आपका गोल है। अब किसी का लक्ष्य ईश्वर पाना है तो कहीं जन्म भी लग सकते हैं, कोई एग्जाम वगैरह है तो शायद 1-2 साल आपको लग जाए, पर पूरा फोकस वहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 5-10 मिनट या 1-2 घंटा मतलब लगाएं, थोड़ा और भी चीज़ें कर लें और थोड़ा वो भी देख लें, तो फिर चांस कम है। तो सन्यास का जीवन में होना, वैराग्य का जीवन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो आपकी भौतिक सफलता हो, या आपकी कुछ कामना की पूर्ति हो, या फिर आपका धर्म का पार्थ हो, या अर्थ का पार्थ हो, अर्थ का आपका पाठ हो। अब बढ़ जाते हैं मकर राशि के लिए ये क्या लेकर आए। ये जो महीना मार्च का है, आपकी आखिरी कहीं ना कहीं जो स्टेप है 7.5 का वो स्टार्ट हो चुका है। शनि लास्ट फेज में जा रहे हैं, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं, जैसे कि शंख योग बनेगा इस महीने, राहु और शुक्र साथ होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या लेकर आएंगी आपके करियर में, आपके काम धंधे में, बिजनेस में, परिवार में, प्रेम जीवन में, पढ़ाई लिखाई में, हेल्थ में, और जीवन के जो भी क्षेत्र हैं सभी में। साथ में देखेंगे कि ज्योतिष की दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं, और कोई किन बातों का ध्यान रखना है, क्या व्रत या कुछ और रेमेडीज हैं तो उसको भी देखेंगे। पर सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं कि किस भाव में कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है। तो आप देख सकते हैं कि शनि महाराज द्वितीय भाव में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, साथ में बुध और सूर्य भी हैं। महीने की शुरुआत में उनकी स्थिति ऐसी ही होगी। इसके बाद गुरु और शुक्र महीने की शुरुआत में आपके मीन राशि में दिखाई देंगे, जो कि 12 तारीख तक हैं। 12 तारीख के बाद यहाँ पर शुक्र जो है ना चौथे भाव में राहु के साथ आएंगे, तो शुक्र राहु आएंगे। ठीक इसी तरह से सूर्य और बुध भी बदलेंगे। सूर्य जो है वो 15 तारीख को, बुध 16 तारीख को मीन राशि में आ जाएंगे। इसके बाद मंगल महीने की शुरुआत में आपको पंचम भाव में वृषभ राशि में दिखाई देते हैं। भाव ये पंचम है, राशि ये वृषभ है, क्योंकि 2 नंबर मतलब वृषभ राशि। यहाँ पे देखिए 2 नंबर वृषभ राशि शुक्र है, इसलिए लिखा हुआ है। और भाव पंचम क्यों है? ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पंचम है। और 10वां नंबर क्यों लिखा है? क्योंकि ये मकर राशि, आपकी राशि मकर है, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो भी है। अगर लग्न आपका मकर है तब भी आप देख सकते हैं, पर 7.5 राशि पे ही आती है, चंद्रमा पर ही आती है, मन पे ही आती है। इसके बाद 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां भाव खाली, 10वें भाव में केतु गोचर कर रहे हैं तुला राशि में, क्योंकि 7वीं राशि तुला होती है। इसके स्वामी भी शुक्र होते हैं। आप यहां से भी देख सकते हैं, दूसरी राशि वृषभ, स्वामी शुक्र, 7 नंबर जहां लिखा है तुला राशि, उसके स्वामी शुक्र। तो इसके स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं? शुक्र यहाँ बैठे हैं। कैसे हैं? उच्च के। भाव कैसा है? करियर का है। तो करियर के लिए पहले 12 दिन बहुत अच्छे हैं। करियर का स्वामी उच्च का है। जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो ऐसा मानते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति ना छुट्टी मनाने गया हो, पैसा उसके पास खूब है और थोड़ा एंजॉय कर रहा है लाइफ में, तो अच्छी स्थिति मानते हैं। उच्च का है। साथ में गुरु के साथ में, गुरु और शुक्र वैसे तो शत्रु हैं,
पर यहाँ गुरु स्वयं के भाव में है और गुरु और शुक्र कहीं ना कहीं एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं। वो बसरों के ग्रह हैं, वो देवगुरु हैं, पर रेस्पेक्ट करते हैं। दोनों नॉलेज और विजडम को दिखाते हैं, शुभता को दिखाते हैं। कहाँ जा रही है सारी शुभता? तृतीय भाव में, पराक्रम में जा रही है। और यहाँ से कहाँ देख रहे हैं? भाग्य के भाव को। तो पराक्रम आपका बड़ा नॉलेजफुल होगा, विजडमफुल होगा, आप बातों को ध्यान में सोच के समझ के अच्छा करोगे। तृतीय भाव के जो भी कारक हैं वहां अच्छा होगा। जैसे कि आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया हो सकता है, आपकी कोई राइटिंग अगर करते हो बहुत अच्छा हो सकता है, आप मीडिया से अगर जुड़े हो, तीसरा भाव मीडिया का भी है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। शुक्र अपने आप में स्टॉक मार्केट है तो स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा रह सकता है। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का भी है, उसके लिए भी बढ़िया है। पराक्रम के लिए मतलब आप अपनी बुद्धि से, अपनी क्रिएटिविटी से, साफ सफाई से, साफ सफाई मतलब मन की सच्चाई जो होती है वो शुक्र देता है। शुक्र सिर्फ कामना ही नहीं है, मन की सच्चाई, प्रेम और भक्ति भी है। तो ये सब चीजें दिखा रहा है शुक्र। स्टॉक मार्केट भी है, स्टॉक मार्केट से भी आपके लाभ के चांसेस हैं। पंचम का स्वामी तृतीय में जाकर उच्च का हो रहा है। आप अगर किसी स्पेकुलेटिव गेन के लिए पराक्रम करोगे, अपने अगर कोई इस समय में स्टॉक वगैरह कुछ खरीदा है तो चांसेस है कि उससे आपको लाभ हो जाए। संतान के लिए भी ये बहुत बढ़िया महीना होने वाला है, क्योंकि पंचमेश उच्च का रहेगा 12 तारीख तक। इसके बाद क्या करें? करियर के लिए अच्छा हो गया, संतान के लिए अच्छा होगा, प्रेम के लिए अच्छा होगा, छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा हो गया, पराक्रम के लिए बहुत अच्छा हो गया। अब थोड़ा बिजनेस की बात करें, बिजनेस के लिए कैसा रहेगा? देखिए, बिजनेस के भाव से गुरु शुक्र बैठे हैं अपने से नवम, ये सप्तम है, अष्टम नवम भाग्य में, तो बिजनेस के लिए भाग्यशाली महीना है। बिजनेस आपका बढ़िया चलेगा, अच्छा चलेगा। 12 तारीख तक बहुत अच्छा है। 12 तारीख के बाद जो स्थिति उस पर बात करेंगे, वो महीने का कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ हो जाएगा, पर 12 तारीख तक बहुत अच्छा है। इसमें भी आप ये कह सकते हो कि पहली दूसरी जो तारीख है वो काफी शुभ है। सातवीं जो 8वीं जो तारीख है वो हल्का सा ये कह सकते हैं मन थोड़ा परेशान रह सकता है। इसी तरह से 15, 16 और 24, 25 ये जो कुछ तारीखें हैं, इसमें क्या चंद्रमा 6, 8वें, 12 में होता है, तो थोड़ा बोलते हैं कि भाई मन को थोड़ा सा संभाल के रखने की आवश्यकता होती है। इसमें भी 15, 16 का ज्यादा है, क्योंकि जब वो यहाँ पर होगा तो गुरु से केंद्र में होगा। केंद्र मतलब 4, 7, 10, तो यहां से देखिए 1, 2, 3, 4, तो भले ही 6ठे भाव में चंद्रमा आएगा पर केंद्र में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात रहेगी। इसके बाद ये गुरु शुक्र का जो 12 तारीख तक योग बना, इसको शंख योग बोलते हैं। शंख क्यों कहा गया? गुरु नारायण है, कहीं ना कहीं गुरु को भगवान विष्णु से जोड़ते हैं, भगवान शिव से भी जोड़ते हैं, बुध को भी जोड़ते हैं, पर गुरु को भी जोड़ते हैं, और शुक्र माँ लक्ष्मी है। शंख योग कहा गया है। शंख सौभाग्य का प्रतीक है, शंख धन का प्रतीक है, शंख सफलता का प्रतीक है। जिसकी भी कुंडली में गुरु शुक्र साथ में होते हैं, बाकी कुंडली आप भूल जाओ और इन पर किसी बहुत ज्यादा मलेफिक की दृष्टि ना हो, तो ये अपने आप का एक योग व्यक्ति को कामयाब बना देता है। कारण क्या है? उसके अंदर ज्ञान है, क्रिएटिविटी है, उसके अंदर एम्बिशन है, उसके अंदर उस एम्बिशन तो है, एम्बिशन की उस क्या करेगी, उसको आगे बढ़ाएगी, पर गुरु का गाइडेंस भी है, धर्म के पाथ से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, बुद्धि है उसके पास। तो ये जो योग बन रहा है आपको, आपके सपनों को तो सही करेगा, वो भी अच्छे तरीके से। इसको शंख योग बोलते हैं। जो बच्चे इस समय पैदा होंगे उनकी वाणी बहुत अच्छी रह सकती है, खास करके उनका कम्युनिकेशन, राइटिंग, किस तरह से वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। बाहर जाने का योग बना हुआ है। नवम भाव मतलब कहीं बाहर जाना, पढ़ाई लिखाई के लिए। पहले इसको तीर्थ स्थान के लिए बोलते थे, पर आजकल शिक्षा ही तीर्थ है, नॉलेज ही विजडम है, और सत्य तो ये भी है कि ज्ञान है, सत्य है, वही ईश्वर भी है। तो वहाँ गुरु और शुक्र की दृष्टि भाग्य के भाव पर, पिता के भाव पर, हायर नॉलेज के भाव पर और लंबी दूर की यात्राओं के भाव पर पड़ रही है, तो उसके बहुत ज्यादा चांस यहाँ पर बन रहे हैं। और बुध के भाव पे पड़ रही है ना, बुध की राशि है यहाँ पे कन्या, तो वो शुक्र के फ्रेंड है, और गुरु के उतने फ्रेंड भले ही ना सही, पर गुरु शुक्र की दृष्टि जहां भी संयुक्त रूप से पड़ती है वहां अच्छा करती है, बढ़िया करती है, भाग्य के लिए अच्छा महीना है। इसके बाद 12 तारीख तक और जो स्थिति है वो भी देख लेते हैं, वो ग्रह क्या कर रहे हैं। शनि, बुध और सूर्य, ये जो धन के भाव में बुध हैं, शनि हैं, ये क्या कर रहे हैं? देखिए, शनि और सूर्य को ये कहेंगे कि शनि अस्त हो रहे हैं आपके, 12 तारीख तक अस्त रहेंगे। ये बहुत खूबसूरत योग हम तो नहीं कह सकते। कारण क्या है कि भाई शनि और सूर्य की बनती नहीं है, तो कम से कम पिता के साथ, बॉस के साथ, परिवार में थोड़ा वाणी का ख्याल आपने रखना होगा। मैंने पहले कहा था कि इस समय जो बच्चे पैदा होंगे उनकी ना
कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, खास करके लिखावट का, जिस तरह से वो अपने आप को बताते हैं। और यहाँ पर शनि कहीं ना कहीं धन के स्वामी हैं, और पंचम भाव के जो स्वामी जो हैं सूर्य उसके साथ बैठे, तो वाणी में बहुत गहराई हो सकती है। आर्थिक रूप से सडन गेन ये आपको दे सकता है, अचानक धन प्राप्ति का योग बनाता है, पर पारिवारिक रूप से आपके परिवार से दूर ले जाने की बातें भी करता है। पिता से कुछ मतभेद भी दिला सकता है, और आपकी जो वाणी है उससे कुछ कटु वाक्य निकल सकते हैं। इस बात का हमको ध्यान रखना है, खास करके 15 तारीख तक, क्योंकि 15 तारीख को फिर सूर्य जो है यहाँ पर चले जाएंगे, शुक्र फिर यहाँ पर आएंगे, नेक्स्ट में ऐसी स्थिति बनेगी। और बुध की जो बात है, बुध जो यहाँ पर रहेंगे, ये बुध आदित्य योग आपका जो बना रहेगा, उसकी बात करें तो भाग्य का स्वामी पहले आपके द्वितीय भाव में रहेगा, और उसके बाद तृतीय भाव में चला जाएगा। तो बुध का यहाँ रहना पहले भी शुभ है, बाद में भी शुभ है। तो पूरा महीना कहीं ना कहीं भाग्य की दृष्टि से तो ठीक है, पर कर्म की दृष्टि से वाणी का ध्यान रखना है, परिवार में मेल झोल रखना है। परिवार मतलब जो भी आपका परिवार है, आप अपने माता पिता के साथ रहते हो, आप अपनी पति पत्नी के साथ रहते हो, या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, आप कहीं बाहर रह रहे हो, जिनको आप अपना समझते हो, वही आपका परिवार है। इसके बाद सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, जिसमें शनि महाराज यहाँ अकेले रह जाएंगे। इस भाव में बुध, सूर्य और गुरु आ जाएंगे। चौथे भाव में शुक्र और राहु मेष राशि में हैं, और ये सब मीन राशि में। इसमें बुध नीच के हो रहे हैं, भाग्य का स्वामी नीच का हो रहा है, पर फिर भी कोई बहुत खास डरने की बात नहीं है कि उसका नीच भंग हो रहा है। गुरु वहीं पर है तो उसका नीच भंग कर रहे हैं, और गुरु बुध का योग भी शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। सूर्य का गोचर भी तृतीय भाव में अच्छा। तो राइटिंग है आपका, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, हाथों से किया हुआ कोई काम है, हाथों से हम लिखते भी हैं, पर हाथों से कई बार हम कुछ डिजाइन भी करते हैं, कुछ क्रिएट भी करते हैं। आजकल तो कंप्यूटर पे भी लोग कुछ क्रिएट करने लगे हैं, तो वो हाथों से जो क्रिएट करना है उस तरह के काम में बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ बैठकर स्टॉक मार्केट के मामले में हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है जितना पहले है। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, मन थोड़ा विचलित रह सकता है। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आमन, राह भुलाए भ्रम में डाले। और धोखा तो हमेशा खूबसूरती होता है। इसीलिए वैराग्य की जो बात की थी ना, संन्यास की जो बात की थी, बहुत महत्वपूर्ण है लाइफ में। हम इसको सोचते हैं कि सन्यासी मतलब वही है जिसने गेरुए या किसी विशेष रंग के कपड़े पहने हुए हैं, पर सन्यासी सबको होना पड़ता है, जिसको लक्ष्य पाना है, जिसको प्रभु को पाना है। प्रभु मतलब आपका लक्ष्य जो है सही हो, धर्मपूर्ण हो, तो फिर वो ईश्वरीय लक्ष्य हो जाता है। कोई भी हो तो उसको अगर पाना है तो आपको सन्यास की आवश्यकता तो होगी। जरूरी नहीं है कि आप बाहर से सन्यासी हो, मन से सन्यासी आपको होना पड़ेगा। इसके बाद तो उस चीज की थोड़ी आवश्यकता रहेगी बाद में। कारण क्या है? पंचमेश अपने से 12वें भाव में रहेंगे। पंचमेश अपने से 12 में रहेंगे, और पंचम भाव बुद्धि का है। अपने से 12 में बुद्धि थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, थोड़ा सा उसको आपको कंट्रोल में रखना होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार ईश्वर ने दिए हैं तो जरूरी है, कुछ सोचकर ही। ये प्रकृति बड़ी अतुलित ज्ञान वाली है, पर कभी कभी होता है वो चीज़ें ना हम ही को कंट्रोल करने लग जाती हैं, तब फिर दिक्कत हो जाती है, फिर हम मशीन बन जाते हैं, इंसान नहीं। तो ध्यान रखिए कि अगर आपका काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, अहंकार कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में है, थोड़ा बहुत होता भी तो आप संभाल ले तो ठीक है। अदरवाइज वो राहु केतु बन जाता है। राहु केतु को बोलते हैं ना, चंद्रमा पर मन को ढक लिया, सूर्य को ढक लिया, आत्मा को ढक लिया, इसलिए उनको बुरा भी मानते हैं। तो मन क्या है? हमारी इंद्रियों का जो राजा है वही मन है। सूर्य हमारी आत्मा है, आत्मबल है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार जब उसको ढक लेते हैं तब ग्रहण लग जाता है। उसी से बोलते हैं कि भाई ग्रहण योग है ये सब। तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपका जो इंद्रियां हैं उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। एक बात और भी आती है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्यार में, मोहब्बत में किसी के साथ आप अट्रैक्ट हो सकते हो। अगर आप शादीशुदा हो तब भी आपका किसी महिला या पुरुष की तरफ ध्यान जा सकता है, जरूरी नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पर हो, आपका शिक्षाएं कैसी हैं, संस्कार कैसे हैं, पर इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है जब भी शुक्र राहु के साथ आते हैं तो। पर यही योग आपको कार्य में फेम दिला सकता है, नेम दिला सकता है। आप सुंदरता की तरफ, शालीनता की तरफ, भक्ति की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ भी जा सकते हो। राहु मतलब पैशन, राहु आपको खींचता है।
एक तो जहां होता है, दूसरा राहु जहां होता है उसको बढ़ा देता है। तो किसके पास है? शुक्र, शुक्र की तरफ खींचेगा। शुक्र एक तरफ काम है, दूसरी तरफ भक्ति है। शुक्र एक तरफ मोह है, दूसरी तरफ प्रेम है। बड़ा ही अजीब ग्रह है, बहुत ही अजीब ग्रह है। एक तरफ साफ सफाई, सुंदरता, ये सब है शुक्र, दूसरी तरफ कभी कभी एडिक्शन है, नशा है, वो भी है। तो इन दोनों में से वाइजली आपको चूज करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि हैप्पीनेस किसी को मिलती नहीं है, क्रिएट करनी पड़ती है, चूज करनी पड़ती है। हर समय आपके पास एक दोराहा तो होता ही है, कई बार तो चौराहा भी होता है, तो उसको धर्म संकट बोल देते हैं, जहां आपको चुनना होता है। वही डेस्टिनी है। डेस्टिनी आपकी फिक्स नहीं है, आप इधर गए तो उधर चली जाएगी, इधर गए तो उधर चली जाएगी। कहीं ना कहीं आपके हाथ में होता है किसी हद तक। बस इससे आइडिया हो जाता है कि हाँ ये इस तरह की सिचुएशन है, तो अगर हम ये ध्यान रखेंगे तो हम सही तरफ थोड़ा मुड़ेंगे। कई बार बहुत कंफ्यूजन हो तो अंतरात्मा से पूछना चाहिए, ध्यान में जाके पूछना चाहिए कि वास्तव में क्या सही है। तो राहु शुक्र का ये आ गया, अच्छा भी एस्पेक्ट हो गया, बुरा भी हो। कार्य के क्षेत्र में अच्छा है, कार्य के क्षेत्र में अच्छा, आपको पैशन देगा कार्य के लिए। मदर के साथ थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, पर आपके साथ, मदर के साथ आपका प्रेम भी बढ़ेगा, प्रेम भी बढ़ेगा, खास करके 12 तारीख के बाद, क्योंकि शुक्र आए हैं ना, प्रेम के देवता हैं, मदर के भाव में आए हैं। पहले तो सिर्फ राहु थे, तो अच्छी ही बात है। और आपको आपके मदरलैंड की याद आ सकती है अगर आप दुनिया से दूर हो, मतलब अपनी दुनिया से, मतलब कि अपने घर से दूर हो, तो आपको थोड़ा सा लगाव हो सकता है, उधर जाने का मन कर सकता है। ना भी जा पाओ तो फोन से बात करने का आपको आपकी मदर से मिलने का मन हो सकता है। यहाँ पे ये दिखा रहा है। संतान के का भी थोड़ा ख्याल रखना है बाद में, क्योंकि पंचमेश जो है राहु के साथ आ रहा है, तो दो चीजें दिखाता है। एक तो संतान बड़ी एम्बिशियस हो सकती है, कुछ बहुत बड़ा करना चाहेगी, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा राहु कभी कभी कह सकते हैं भ्रम पैदा हो सकता है, तो उनको थोड़ा गाइडेंस की शायद आवश्यकता हो। ये भी अपने से 12 जा रहा तो संतान कहीं दूर जाए, वो भी राहु है तो कुछ फॉरेन चीज़ों से रिलेटेड कोई काम आ जाए या शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाए, इसकी भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन रही है 12 तारीख के बाद। ठीक है, इसके बाद मंगल तो यहाँ रहेंगे नहीं, मंगल 16 तारीख को यहाँ चले जाएंगे। छठे भाव में मंगल का जाना अति शुभ ही है, शत्रुओं को परास्त करेगा, आपको फॉरेन विदेश अगर आप जाना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। खर्चा थोड़ा सा आपका बढ़ाएगा, मदर के साथ भी रिश्तों में अच्छा रहेगा, जब क्योंकि शुक्र का आशीर्वाद यहाँ पे आपका चल रहा है, अच्छा है। जमीन से संबंधित कोई काम करना है तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें, क्योंकि राहु शुक्र का योग बन रहा है। और किसी से कर्ज अगर आपको लेना है तो सोच समझ के लें, क्योंकि कभी कभी जब मंगल छठे भाव में होते हैं और अगर कुंडली में भी आपके मंगल यहाँ पर है या मंगल की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, तो कई बार कर्ज लेने के बाद चीज़ें थोड़ी सी भटक सकती हैं। तो कोशिश करें कि उतना ही लें और मंगलवार को ना लें, और सोच समझ के सलाह से ही लें। अब यहाँ पर जो मंगल आएंगे वो और क्या क्या करेंगे, भाग्य को देखेंगे 16 के बाद, पिता के भाव को देखेंगे, तो पिता के साथ कुछ खटपट करा सकते हैं। फॉरेन लैंड विदेश ले जाने के लिए अच्छे हैं। लग्न पे दृष्टि आएगी तो आपको ना थोड़ा इम्पेशेंस कर सकते हैं, जल्दबाजी आप कर सकते हो, थोड़ा गुस्सा आपको आ सकता है। तो ये मंगल आपके कर रहे हैं। प्रेम के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि प्रेम के लिए पहला वाला जो हाफ है वो बहुत अच्छा है, दूसरे भाव में आपका ख्याल रखना है। शादी विवाह के मामले में अगर हम बात करते हैं तो शादी विवाह का जो सप्तम भाव है वो भी आप कह सकते हो कहीं ना कहीं गुरु का आशीर्वाद, जो गुरु बैठे ना उनकी पंचम दृष्टि आप देखो 1 2 3 4 5 पूरे महीने बना हुआ है। पर महीने की शुरुआत में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है प्यार के लिए, उसके बाद ऐसा हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत आपकी अनबन हो शादी विवाह में भी। और अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आप किसी के साथ लिव इन में हैं या आप किसी के दोस्त हैं, वहाँ पर भी आप इस तरह से कह सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी पहला हाफ थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा बाद में ख्याल रखना है, पर ऐसा कुछ डरने वाली बात यहाँ पर है नहीं। करियर के मामले में अच्छा, बिजनेस के मामले में भी पहला जो भाव है थोड़ा भाग्य साथ देगा, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी और उस अपॉर्चुनिटी से जो लाभ होगा वो शायद महीने के दूसरे हाफ में आपका होगा। इस तरह से बनना है, थोड़ा सा एथिकली रहना है, मर्यादा का ध्यान रखना है। जब चतुर्थ भाव में राहु शुक्र हो तो वो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। हेल्थ की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य ठीक ही है, स्वास्थ्य के मामले में कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है। पर चूंकि लग्नेश द्वितीय भाव जो कि मारक भाव होता है, तो भगवान शिव की पूजा करते रहें। शनिवार और मंगल को हनुमान जी का जाप अगर आप करते हैं तो बहुत बढ़िया है। भगवान शिव का ओम
नमः शिवाय ये मंत्र आप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। जब भी कोई भी ग्रह अगर द्वितीय सप्तम में हो, उसकी दशा महादशा चल रही हो, तो हम स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखते हैं। भले ही महादशा नहीं चल रही हो, गोचर में अगर लग्नेश आपका द्वितीय में, सप्तम में, अष्टम में, छठे में जाता तो या 12 में भी जाता है, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान हमको रखना होता है। पर ये भी देख रहा है कि आप परिवार के लिए प्रयत्न बहुत करोगे, आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, पर एफर्ट और भी ज़्यादा करना पड़ेगा। इतनी आसानी से चीज़ें नहीं होंगी। हालांकि ये 7.5 जाती जाती है तो कुछ ना कुछ चीज़ें बनती हुई दिखाई देने लग जाएंगी। और महीने के शुरुआत में जो संख योग बना हुआ है शुक्र और गुरु का, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपको रहेगा। तो ये आपका गोचर हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं त्योहारों की तरफ, पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा, किस सुधार की आवश्यकता है, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको इंस्टाग्राम आदि का लिंक मिल जाएगा, तो फॉलो कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहार बहुत ज़रूरी हैं। त्योहार एक्चुअली हमको हमारे ना जो पास्ट हमारा रहा है उससे जोड़ते हैं, क्योंकि वहीं से त्योहार आते हैं हमारे, और वो हमारी हिस्ट्री है। एक तरह से पेड़ों की जैसे जड़ें होती हैं, जैसे यूनान का एक अपना इतिहास है, इसी तरह हिंदुस्तान का एक अपना इतिहास है। और अगर आप हिंदुस्तानी हो तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। कुछ तो आपको बुक्स से पता चल जाएगा, पर कुछ आपको अपने त्योहारों से ही पता चलेगा, क्योंकि वो जो लिखा है ना, वो सब कुछ जरूरी नहीं है कि हमारे अकॉर्डिंग ही लिखा गया है। हर चीज़ के कई पहलू होते हैं उस हिसाब से। तो देखिए 6 तारीख को होली का दहन है और 7 तारीख को होली है, तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो त्योहार है आपके जीवन में काफ़ी खुशियों के रंग लेकर आए। इसके बाद 22 तारीख से नवरात्रि शुरू होते हैं चैत्र के, जो कि 31 को एंड होंगे, लास्ट डेट होगा उनका, 10वीं होगी। तो नवरात्रों में किसी शुभ काम की शुरुआत कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। कभी कभी आपको लग रहा होगा मैं क्या करूं, तो किसी एक अच्छी हैबिट की शुरुआत कर लो कि भाई सुबह 6 बजे उठ के मेरे को थोड़ा योगा प्राणायाम करना है तो करना है। ये ठान लेना है। संन्यास वैराग इसी में है। आज को कल पे टालोगे ना तो आज करोगे, फिर कल करोगे, परसों, और परसों तो किसी ने कुछ किया ही नहीं, सबने आज में ही किया है, तो वो होगा ही नहीं। कभी कुछ ना कुछ बहाने निकलते चले आएंगे। कभी लगेगा सुबह ठंड है तो जॉगिंग पे नहीं जाओगे, फिर लगेगा कि बारिश हो गई है, फिर लगेगा आज तो बुखार है, ये सब। पर एक बार ठान लिया और आदत लग गई, तो अच्छी की भी आदत लगती है, जरूर नहीं है, अच्छे की भी लगती है, पर उस थोड़ी देर लगती है। जैसे गार्डन होता है ना, बगीचा होता है, अब अच्छे फूल लगाने तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, धूप का भी ख्याल रखना पड़ता है, सब कुछ, तब जाके कोई फूल आता है। पर खरपतवार तो अपने आप उगता है। तो कुछ अच्छी चीज़ें अगर करनी है तो उसके थोड़ी एफर्ट तो जरूर लगता है। अब देखिए रामनवमी जो है वो 30 तारीख की है। इस दिन भगवान राम का कोई मंत्र आप जप सकते हैं, आदित्य स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंश से हैं इस तरह से। और 23 तारीख को छेती चंद त्योहार है, जो कि सिंधी लोग जो हैं उनका बहुत बड़ा त्योहार है। 7 तारीख को फाल्गुन पूर्णिमा है, मतलब होली है आपकी। 2 तारीख को अमालिका एकादशी, 28 तारीख को पाप मोचनी एकादशी, 4 को शनि प्रदोष व्रत, 19 को प्रदोष व्रत है। जैसे कि आपकी 7.5 चल रही है, तो अपनी ट्रेडिशन के प्रति रेस्पेक्ट रखना, वृद्धों का सम्मान करना, अपने परिवार में जो वृद्ध हैं उनका सम्मान करना, आसपास जो हैं उनका सम्मान करना, उस सम्मान के तहत उनकी कोई हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। तो 7.5 में आपको कहीं ना कहीं मदद अवश्य मिलेगी। इसके बाद 20 तारीख की शिवरात्रि है आपका, 19 तारीख का प्रदोष व्रत है जैसे मैंने बताया, और 10 तारीख की संकष्टी, 21 की चैत्र अमावस्या, 15 की मीन संक्रांति है। अमावस्या सूर्य चंद्र एक साथ होते हैं, तो इस दिन किसी का चंद्रमा अगर बहुत बढ़िया नहीं है, इस दिन फास्ट करना, मौन व्रत करना, अपने पितरों के नाम से कुछ दान पुण्य करना, भाव से करना, रिजल्ट के लिए नहीं, बहुत अच्छा रहता है। ठीक इसी तरह संक्रांति भी। और कहीं ना कहीं त्योहारों की वजह से हम इसके बारे में जानते हैं, फिर करते हैं तो सोचते हैं, उसकी हिस्ट्री को भी जानते हैं। अदरवाइज हम अपने कार्यों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम क्या हैं कभी कभी तो ये भी भूल जाते हैं। तो यहाँ भी इस चीज़ का बड़ा महत्व आता है। तो आई थिंक आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।